नमस्कार। मॉड्यूल 4 में आपका स्वागत है। मॉड्यूल 4 है सेकेंडरी मार्केट्स। सेकेंडरी मार्केट्स वो होते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स के बीच में शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। यानी कि मेरे और आपके बीच में हम एक दूसरे के साथ शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट्स में जो भी खरीद बेच होती है उससे कंपनी के इक्विटी कैपिटल पे, जिसके बारे में हमने मॉड्यूल 2 में देखा था, इक्विटी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो पैसा कंपनी के पास पहुंचता है। ये सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड होता है, इन्वेस्टर्स के बीच में एक्सचेंज होता है। शेयर्स भी इन्वेस्टर्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं और पैसा भी इन्वेस्टर्स के बीच में ही एक्सचेंज होता है। चलते हैं सेकेंडरी मार्केट्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं सेकेंडरी मार्केट्स का स्ट्रक्चर क्या है, किन किन कंपोनेंट से सेकेंडरी मार्केट्स बने होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स तो ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट्स के कोर पे हैं, उसके हार्ट में हैं, और स्टॉक मार्केट्स के चारों तरफ ही सारे सेकेंडरी मार्केट्स की बाकी चीज़ें घूमती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स ही वो जगह हैं जहां पे शेयर्स की खरीद बेच होती है। भारत में 3 नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, BSE और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन तीनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस के टर्मिनल्स सारे भारत में फैले हुए हैं, ब्रोकर्स के थ्रू, उनके ऑथराइज पर्सन्स के थ्रू। यहीं से हम दूसरे कंपोनेंट पे आते हैं जिन्हें कहते हैं एक्सचेंज के मेंबर्स, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स, जिनको मैं और आप ब्रोकर्स के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रोकर्स वो होते हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली होती है और ये ऑथराइज्ड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि मुझे और आपको अगर कोई भी खरीद बेच शेयर्स की करनी है तो इन मेंबर्स के थ्रू ही करनी पड़ती है, इन ब्रोकर्स के थ्रू ही करनी पड़ती है। अब ब्रोकर्स हर जगह तो नहीं हो सकते, हर शहर में तो अपना ऑफिस नहीं बना सकते, इसलिए ये कुछ लोगों को ऑथराइज कर देते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करके, उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उन लोगों को ऑथराइज कर देते हैं कि वो ब्रोकर्स के बिहाफ पे क्लाइंट्स बना सकें और उनके ट्रेड्स को ब्रोकर्स को सबमिट कर सकें। ये ऑथराइज पर्सन्स कहलाते हैं सब ब्रोकर्स। जैसे कि आमतौर पे जहाँ पे मैं और आप जाके ट्रेडिंग करते हैं वो सब ब्रोकर्स होते हैं, और किसी न किसी बड़ी ब्रोकरेज की, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे वो कोई और बड़ी ब्रोकरेज हो, उसकी उन्होंने सब ब्रोकरशिप ली होती है और ये कहलाते हैं ऑथराइज पर्सन। ये भी सेबी से ऑथराइज हो जाते हैं ब्रोकर के बिहाफ पे क्लाइंट्स बनाने के लिए और ब्रोकर के और क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड्स को एक्सेप्ट करके ब्रोकर को सबमिट करने के लिए। तीसरा कंपोनेंट आते हैं इन्वेस्टर्स, यानी कि मैं और आप। इन्वेस्टर्स की 2 गाइडलाइंस हैं या 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या 2 प्रोसेस होते हैं जिससे एक इन्वेस्टर आइडेंटिफाई होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है KYC, नो योर कस्टमर। तो इसमें ब्रोकर की और ऑथराइज पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो KYC से जुड़ी हुई सारी डॉक्यूमेंटेशन अपने क्लाइंट से कलेक्ट करें और उसके बाद उसको आगे सबमिट करें, आगे प्रोसेस करें और उस हिसाब से अपने क्लाइंट का रिकॉर्ड मेंटेन करें। जब KYC अप्रूवल हो जाता है, KYC वेरिफिकेशन हो जाती है, तो उसके बाद हर इन्वेस्टर को, हर क्लाइंट को एक यूनिक क्लाइंट कोड इशू किया जाता है ब्रोकर द्वारा, और ये वो यूनिक क्लाइंट कोड होता है जिसके हिसाब से, जिसके रेफरेंस से उस इन्वेस्टर की सारी प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी जब तक वो उस पर्टिकुलर ब्रोकर का मेंबर है। फिर होते हैं इशूअर्स। इशूअर्स वो कंपनीज या वो संस्थाएं जो कि प्राइमरी मार्केट्स के द्वारा सिक्योरिटीज इशू करती हैं। इशूअर्स के बारे में हमने डिटेल में प्राइमरी मार्केट्स में मॉड्यूल 3 में पढ़ा था। अब जब भी कोई ट्रेड स्टॉक मार्केट में किया जाता है तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो ट्रेड है कि आपने खरीद और बेच का ऑर्डर लगाया और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। दूसरा स्टेप इस प्रोसेस का आता है क्लियरिंग। क्लियरिंग का सिंपल सा मतलब है कि कुछ लोगों ने शेयर्स खरीदे, कुछ लोगों ने शेयर्स बेचे, तो कितने शेयर्स खरीदे, किस कंपनी के शेयर्स खरीदे और कितने पैसे अब उन्हें इस शेयर्स के सामने देने हैं, इस बात का रिकॉर्ड रखना, इस बात की पुष्टि करना, इस बात की वेरिफिकेशन करना, और जिसने शेयर्स बेचे हैं तो किस कंपनी के बेचे हैं, कितने शेयर्स बेचे हैं और कितने पैसे अब उनको मिलने चाहिए। तो ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग, ये सारी की सारी वेरिफिकेशन होती है क्लियरिंग प्रोसेस में। थर्ड स्टेप आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में जिसने शेयर्स खरीदे उनको शेयर्स दे दिए जाते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं। जिसने शेयर्स बेचे उनको पैसे दे दिए जाते हैं और उनसे शेयर्स ले लिए जाते हैं। तो ट्रेडिंग सबसे पहला, जहां पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। दूसरा क्लियरिंग, जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, जो ट्रेड्स मैच हुए हैं, उनका रिकॉर्ड बनाना, उनका हिसाब रखना कि कहाँ पे कितना ट्रेड हुआ, कितने शेयर दिए जाने हैं, कितने पैसे लिए जाने हैं। और तीसरा है सेटलमेंट, जिसमें पैसे और शेयर्स की लेन देन हो जाती है। सेटलमेंट जनरली T+2 यानी कि जिस दिन ट्रेडिंग होती है उससे 2 वर्किंग डेज बाद सेटलमेंट कर दिया जाता है पैसे और शेयर्स का। क्लियरिंग के लिए कुछ अलग संस्थाएं होती हैं जिसको हम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलते हैं। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में है वो है NSE क्लियरिंग लिमिटेड, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
अब जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है आईपीओ के द्वारा, तो ये सारे के सारे शेयर्स डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। तो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में ये एक अलग संस्था में रखे जाते हैं जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी बेसिकली वो संस्था है जो कि इन सारी डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स को अपने पास रखती है और पूरा हिसाब रखती है कि किस क्लाइंट के पास, किस इन्वेस्टर के पास कितने शेयर्स हैं। दो डिपॉजिटरीज जो इंडिया में हैं वो एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली डिपॉजिटरी में अकाउंट नहीं खोलते, बीच में होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो कि ब्रोकर्स या बैंक्स हो सकते हैं, और इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डीपीएस के द्वारा हम एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मेरे और आपके पास कैश में पैसा नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा रिफ्लेक्ट करता रहता है। ऐसे डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं। ना उन शेयर्स का सर्टिफिकेट, ना उन शेयर्स की कोई और फिजिकल फॉर्म मेरे और आपके हाथ में होती है, बट डीमैट अकाउंट इज सिमिलर टू अ बैंक अकाउंट। इतना फर्क होता है कि इसके अंदर शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सेकेंडरी मार्केट्स के आते हैं कस्टोडियंस। अब देखिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कि नॉर्मल ब्रोकर्स के थ्रू लेन देन नहीं करते। इनके एजेंट्स होते हैं या इनके ऑथराइज पर्सन्स होते हैं जिनको वो कस्टोडियन बोलते हैं, और ये कस्टोडियन इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के बिहाफ पे आगे ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली कस्टोडियंस ऑथराइज्ड होते हैं इन संस्थाओं द्वारा फंड्स भी होल्ड करने के लिए और इनकी सिक्योरिटीज भी होल्ड करने के लिए, और इन संस्थाओं के बिहाफ पे वो फंड्स और सिक्योरिटीज की लेन देन करते हैं। लास्ट पार्टिसिपेंट सिक्योरिटीज मार्केट के होते हैं रेगुलेटर, और रेगुलेटर सिक्योरिटीज मार्केट के हैं सेबी। अब एक ब्रोकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की होती है कि अपने सारे क्लाइंट्स के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, उनके ट्रांजैक्शन के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जो भी खरीद बेच उन्होंने जिस तारीख पे, जिस समय, जिस चीज की है, उस बात का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, पैसे की लेन देन का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो भी लेन देन ग्राहक करते हैं, जो भी खरीद बेच शेयर्स की उनके क्लाइंट्स करते हैं, उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट नोट अगले 24 घंटे के अंदर उस क्लाइंट को इशू करना भी ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है। एक बहुत अहम जिम्मेदारी ब्रोकर की है फंड्स और सिक्योरिटीज की लेन देन, यानी कि जिस क्लाइंट ने भी शेयर्स बेचे हैं उनसे शेयर्स लेना और आगे पास ऑन करना, और जिस क्लाइंट ने भी शेयर्स खरीदे हैं तो उनसे पैसे लेकर के आगे पास ऑन करना, ये भी ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है। फिर जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज से पे आउट होता है, चाहे वो सिक्योरिटीज का हो चाहे फंड्स का हो, वो अपने क्लाइंट के अकाउंट्स में ट्रांसफर करना। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि केवाईसी फॉर्मेलिटीज में हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो केवाईसी करते समय ऑब्वियसली पर्सनल डिटेल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कि नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा या नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन नंबर, रेजिडेंशियल स्टेटस, यूआईडी या आधार नंबर, अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब आधार भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का काम करता है। फिर आते हैं एड्रेस डिटेल्स, जिसमें कि पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, और अगर कोई और परमानेंट और रेजिडेंशियल एड्रेस अलग अलग है तो उस बारे में पूरी की पूरी जानकारी रिकॉर्ड होनी चाहिए और एड्रेस प्रूफ भी सबमिट होना चाहिए। फिर अदर डिटेल्स जैसे कि कितनी इनकम है, क्या ऑक्यूपेशन है, नेट वर्थ उस इंडिविजुअल की क्या है, यानी कि इन्वेस्टर की क्या है, ये भी केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन का ही एक हिस्सा है। फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स और डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से पैसा आना है, कहाँ शेयर्स जाने हैं, ये बातों का रिकॉर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केवाईसी में ये भी मेंशन होता है कि पिछले 3 साल में उस इन्वेस्टर के या क्लाइंट के अगेंस्ट कोई रेगुलेटरी एक्शन तो नहीं लिया गया, यानी कि स्टॉक मार्केट से या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई लीगल एक्शन तो उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। जैसे कि हमने देखा कि बैंक अकाउंट जरूरी है, डीमैट अकाउंट जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी जरूरी है, और एक 3-in-1 अकाउंट भी होता है। कुछ संस्थाएं 3-in-1 अकाउंट भी खोल के दे देती हैं, जैसे कि बैंक्स या ब्रोकर्स। 3-in-1 अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट, तीनों लिंक्ड होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो वो होता है जो हमें टर्मिनल पर दिखाई देता है, जहां पे एक्चुअल ट्रेड चलता है। डीमैट अकाउंट वो होता है जहां पे शेयर्स जाते हैं ट्रांसफर होने के बाद, या जहां से शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। और बैंक अकाउंट जहां पे पैसे हैं। कई बार इन तीनों अकाउंट्स को लिंक भी कर दिया जाता है। इन तीनों अकाउंट्स को लिंक करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बार बार अलग अलग परमिशंस नहीं देनी पड़ती। जैसे ही हमने कोई शेयर खरीदा, मान लीजिए हमारे डीमैट अकाउंट में पैसे कम थे, तो ऑटोमेटिकली वो बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट कर लेगा। हम जब शेयर्स बेचते हैं, ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि इन्वेस्टर के लिए बहुत कन्वीनियंस है कि उन्हें अलग अलग बैंक अकाउंट, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ता। अगर 3-in-1 अकाउंट बैंक खोलता है तो बैंक के पास रहता है डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट, और अपने किसी सब्सिडरी के थ्रू वो एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं। ये सब्सिडरी इनकी एज मेंबर रजिस्टर्ड होती है किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पे।
अगर 3-in-1 अकाउंट ब्रोकर्स खोलते हैं तो ब्रोकर के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रहते हैं, और किसी भी टाइड अप बैंक के साथ, जिस बैंक के साथ भी उनका टाई अप है, वहां पे खुलता है उनका बैंक अकाउंट क्लाइंट का, और फिर ये तीनों अकाउंट्स आपस में लिंक हो जाते हैं। तो बैंक और ब्रोकर दोनों ही 3-in-1 अकाउंट्स खोल सकते हैं। बैंक खोलेगा, बैंक के पास होंगे सेविंग और डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट होगा उनकी किसी रजिस्टर्ड सब्सिडरी के अंडर जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। बैंक अगर खोलेगा तो बैंक के पास होंगे डीमैट और बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वो अपनी किसी सब्सिडरी में खुलवाएंगे जो कि किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले तो जो पैसे का लेन देन है, तो पैसे के लेन देन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है कि भाई जब भी मैंने शेयर खरीदे आप मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट से पैसे डेबिट कर सकते हैं। अब ये जो पैसे डेबिट करने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, ये लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ जो शेयर्स खरीदे गए हैं उसके सामने जितने पैसे डेबिट होने चाहिए वो ही पैसे सेविंग अकाउंट से डेबिट किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा डेबिट नहीं किए जा सकते। यानी कि जो भी शेयर्स खरीदने से आपकी ऑब्लिगेशन बनती है, चाहे वो शेयर्स की कॉस्ट है या बाकी एक्सपेंसेस हैं, तो उतना पैसा डेबिट किया जा सकता है। फिर ऐसी ही पावर ऑफ अटॉर्नी होती है डीमैट अकाउंट से लिंक, यानी कि एक इन्वेस्टर ने जिस ट्रेड के लिए ऑथराइज करा है अपने ब्रोकर को, सिर्फ उतने ही शेयर्स की लेन देन के लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी एप्लीकेबल होती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में 2 बातें बहुत क्लियरली मेंशन होंगी, पहला बैंक अकाउंट डिटेल्स और दूसरा डीमैट अकाउंट डिटेल्स। अब हम आते हैं कि ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होती है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि आजकल ट्रेड्स इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट होते हैं। एक बिड प्राइस, ऑफर प्राइस हमको दिख रही होती है, और जो भी बाय या सेल का ऑर्डर हम लगाते हैं उसमें जो भी प्राइस हम एंटर करते हैं, जैसे ही वो प्राइस मैच हो जाती है हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ऑर्डर लगाते समय किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी शेयर के 2 आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं। सबसे पहला होता है उसका सिंबल, दूसरा होता है उसका इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम बोलते हैं ISIN। ये एक यूनिक नंबर होता है। सिंबल तो जनरली उस शेयर की एब्रीवेशन होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है SBIN, ये उसका सिंबल है। बट जो ISIN है ये एक यूनिक नंबर होता है और उस सिक्योरिटी के लिए पर्टिकुलर होता है, और ये पूरे दुनिया में अलग ही उस पर्टिकुलर शेयर का, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का नंबर रहेगा। एक ट्रेड का ऑर्डर लगाते समय कई तरह के ऑर्डर्स लगाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में जो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं इन्वेस्टर, वो तय कर लेते हैं कि हम इस प्राइस पे ही खरीदेंगे या इस प्राइस पे ही बेचेंगे। अगर वो प्राइस मैच होती है तो ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, वरना वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिमिट ऑर्डर पूरे दिन की वैलिडिटी के साथ हो सकता है, और जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज बंद होते हैं दोपहर को 3:30 बजे, अगर उस समय तक प्राइस मैच नहीं करी तो वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है, अगले दिन आपको नया ऑर्डर लगाना होता है। फिर आते हैं मार्केट ऑर्डर्स, जिसमें इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है हम उस पर शेयर्स खरीद लेंगे। मार्केट ऑर्डर्स जनरली पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब एक कंडीशन हो सकती है जब मार्केट ऑर्डर भी अनएग्जीक्यूटेड या पार्टली एग्जीक्यूटेड रह जाए। वो कंडीशन होती है अगर कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा इलिक्विड है या फिर किसी शेयर में बहुत कम ट्रेडिंग हो रही है, बहुत कम शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है, और बाय या सेल का ऑर्डर बहुत बड़ा लगा हुआ है। तो अगर बड़ा ऑर्डर लगाया है और उस शेयर में इतनी ट्रेडिंग नहीं चल रही है तो हो सकता है कि पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो पाए और कुछ शेयर्स पेंडिंग में रह जाएं। अगर कुछ शेयर्स पेंडिंग में रह जाते हैं तो ये ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा और अगले दिन फिर नया ऑर्डर लगाना होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर इज इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। इसका मतलब है कि ट्रेड लगाते ही अगर इमीडिएटली वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो ही वो ऑर्डर वैलिड होगा, अगर इमीडिएटली वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर तो हम सब जानते हैं कि जब भी कोई ट्रेड हमारी कैलकुलेशन के या हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाने लगता है तो अपने लॉस को लिमिट करने के लिए हम एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। जनरली स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल इंट्राडे ट्रेडिंग में किया जाता है या लेवरेज्ड पोजीशंस में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के साथ किया जाता है, जहां पे हम अपने लॉस को बड़ा नहीं होने देना चाहते और लंबे समय तक भी उस पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहते। स्टॉप लॉस ऑर्डर में एक ट्रिगर प्राइस होती है, चाहे बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर हो या सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर हो, एक ट्रिगर प्राइस होती है। वो ट्रिगर प्राइस हिट होते ही स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं डे ऑर्डर्स या GTC ऑर्डर्स, यानी कि गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर्स। डे ऑर्डर्स जैसे कि नाम सजेस्ट करते हैं पूरे दिन के लिए वैलिड रहते हैं, और GTC ऑर्डर्स तब तक वैलिड रहते हैं जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, यानी कि अगले दिन भी वो होते हैं। नॉर्मली ऐसे ऑर्डर्स अलाउड नहीं होते, बट कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को ये ऑर्डर्स अलाउ कर दिए जाते हैं ब्रोकर्स द्वारा। अगर ये ऑर्डर्स बड़े इन्वेस्टर्स को अलाउ किए जाते हैं तो उस दिन जितना ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो होता है, अगले दिन ब्रोकर खुद उस ट्रेड को दोबारा से लगा देते हैं, उस ट्रेड को दोबारा से पंच इन कर देते हैं सिस्टम में, ताकि क्लाइंट का गुड टिल ऑर्डर कैंसल्ड एग्जीक्यूट हो सके। किसी भी ऑर्डर को तब तक मॉडिफाई किया जा सकता है जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता।
जितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूशन के लिए बची है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शेयर्स एग्जीक्यूट हो गए, कुछ शेयर्स नहीं हुए, तो जितनी क्वांटिटी उस समय एग्जीक्यूशन के लिए बची है उतनी क्वांटिटी को, उसकी प्राइस या क्वांटिटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जितना क्वांटिटी मैच हो चुकी या जो ट्रेड हो चुकी उसको ऑब्वियसली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ब्रोकर को 24 घंटे के अंदर अपने क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट नोट देना होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट की हमेशा 2 कॉपीज जनरेट की जाती हैं, पहली क्लाइंट के लिए और दूसरी ब्रोकर के अपने रिकॉर्ड्स के लिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट है और अगर कोई भी डिस्प्यूट ट्रेड से रिलेटेड उत्पन्न होती है तो कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर के बेस पे ही डिसीजंस लिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट में उस ट्रेड से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, नंबर ऑफ शेयर्स, किस टाइम वो एग्जीक्यूशन हुई, उसका ISIN नंबर और साथ ही जितने भी एक्सपेंसेस उस ट्रेड से जुड़े हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखे होते हैं। अब क्या चार्जेस एक इन्वेस्टर को बेयर करने पड़ते हैं जब भी वो कोई ट्रेड लगाते हैं? सबसे पहले तो यूजेज चार्जेस। हम ब्रोकर की, स्टॉक एक्सचेंज की, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस की सबकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो इसके चार्जेस तो हमको देने होंगे। जैसे कि ब्रोकर्स जो होते हैं वो लेते हैं ब्रोकरेज, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस जो लेते हैं वो हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, डिपॉजिटरीज जनरली डीपीज से लेती हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से चार्ज करती हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन टर्न इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं। ये पैसा डीमैट अकाउंट खोलने के रूप में या डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ स्टैच्यूरी या कंपलसरी एक्सपेंसेस भी होते हैं जो टैक्सेस के रूप में देने होते हैं, जैसे कि STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, GST, सेबी टर्नओवर टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी। स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के सामने अवेलेबल होती है, जिसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने अवेलेबल होती है वो होती है हर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वेरी सिंपल, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और कितनी उनकी मार्केट प्राइस चल रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलती है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे हम कंपनीज को कैटेगराइज कर सकते हैं, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। एज सच कोई वैल्यूएशन नहीं है, एज सच कोई फिक्स्ड फिगर्स नहीं है कि इतने 1000 करोड़ से ऊपर जाएगी तो लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। लेकिन ईज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पहली 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज हैं वो कहलाती हैं लार्ज कैप कंपनीज। 101 से 250 तक, यानी कि पहली 100 हुई लार्ज कैप, उसके बाद 101 से 250 तक होती हैं मिड कैप कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और 251 से आगे सब कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है, या कभी कभी ब्लू चिप कंपनीज लार्ज कैप में से भी कुछ चुनिंदा कंपनीज को टॉप 10 या टॉप 20 को कहा जा सकता है। ये कंपनीज जनरली स्टेबल कंसिडर की जाती हैं और इनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है और इन सारे कारणों से इन कंपनीज को, इन इन्वेस्टमेंट्स को सेफ कंसिडर किया जाता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में लिक्विडिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है और इनको थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल कंसिडर किया जाता है, इनकी प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज जो एक इन्वेस्टर को ग्रोथ दे सकती हैं, कई बार लार्ज कैप कंपनीज वो ग्रोथ नहीं दे पाती। तो जहां एक तरफ लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज स्टेबिलिटी देती हैं और एक रेगुलर स्लो ग्रोथ देती हैं, वहीं दूसरी तरफ मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं बट साथ में रिस्क भी उतना ही रखती हैं। वोलेटिलिटी वाइज लार्ज कैप कंपनीज कम वोलेटाइल होती हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें स्टॉक मार्केट्स में मिलती है वो है मार्केट टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब कितने सौदे आज हुए। ये 2 तरीके से कैटेगराइज हो सकते हैं। सबसे पहला तो वैल्यूएशंस के हिसाब से, यानी कि कितने रुपए की टर्नओवर हुई, कितने रुपए की खरीद बेच आज हुई। दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से, यानी कि कितने शेयर्स की किसी कंपनी के कितने शेयर्स की आज ट्रेडिंग हुई और कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स में उन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स की किसी कंपनी की ट्रेडिंग हुई है उसकी एक परसेंटेज ये भी देखी जाती है कि कितना % उसमें से डिलीवरी ट्रेड्स थे और कितने ट्रेड्स उसी दिन खरीद बेच करके स्क्वायर ऑफ कर दिए गए। अब हम आते हैं इंडेक्स पे। तो इंडेक्स बेसिकली मार्केट मूवमेंट को ट्रैक करती हैं। जो 3 मेजर इंडेक्स हैं, BSE सेंसेक्स, NSE की निफ्टी 50 और MSCI की SX 40। इसके अलावा जो पॉपुलर इंडेक्स हैं वो हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, BSE स्मॉल कैप, BSE मिड कैप, BSE 100 और BSE 500। इन इंडेक्स का फ़ायदा क्या है? ये जो इंडेक्स हैं, सबसे पहले तो ये एक ओवरऑल व्यू आपको दे देती हैं, एक इन्वेस्टर को दे देते हैं कि भाई मार्केट कहाँ चल रहा है, किस लेवल पे चल रहा है, 5 साल पहले कहाँ था, 10 साल पहले कहाँ था। तो एक हम कंसिडरेशन, एक हम बेंचमार्क सा बना लेते हैं कि
इतने % ग्रोथ आई है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एन ईज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मुझे और आपको अगर मार्केट लेवल्स के बारे में बात करनी है तो सिर्फ हम इंडेक्स का लेवल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो न्यूज़ में हो, न्यूज़पेपर्स में हो, मैगजीन्स में हो या इन्वेस्टर्स के बीच में हो। तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन में डेली मूवमेंट्स को ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है जब हम इंडेक्स के लेवल्स पे बात करते हैं। किसी भी देश की इंडेक्स की ग्रोथ, स्टॉक मार्केट्स के इंडेक्स की ग्रोथ ये कंसिडर की जाती है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इंडेक्स अगर ग्रो कर रही है या इंडेक्स नीचे जा रही है तो इससे ये भी अंदाजा लगता है कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है या इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। इंडेक्स का एक और बहुत बड़ा फायदा है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंडेक्स के हिसाब से गेज कर सकते हैं, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर्स हैं, हमारे पोर्टफोलियो ने हमें इतना % पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न दिया है और इंडेक्स ने इतना पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा चलिए, इंडेक्स ने दिया 10% का रिटर्न या 11% का रिटर्न और मेरे पोर्टफोलियो ने मुझे दिया 20 या 25% का रिटर्न, तो मेरा पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इंडेक्स एक बहुत अच्छा बेंचमार्क होता है अपने पोर्टफोलियो को एवेल्युएट करने का। अब हम आते हैं ग्रीवेंस रिडर्सल पे, यानी कि अगर किसी इन्वेस्टर को कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई ग्रीवेंसेज हैं, तो वो कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज ने अपने अपने ग्रीवेंस रिडर्सल सेल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि BSE का जो ग्रीवेंस रिडर्सल सेल है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टर सर्विसेज, DIS। NSE का है इन्वेस्टर सर्विसेज सेल, यानी कि ISC, और MSCI का है इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी, यानी कि IGRC। इसके अलावा सेबी के ग्रीवेंस रिडर्सल सेल को कहते हैं सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम, यानी कि स्कोर्स। स्कोर्स में स्टॉक मार्केट और उनके इंटरमीडियरीज से रिलेटेड किसी भी बारे में जहां भी सेबी का कंट्रोल है, जिसमें भी सेबी की रेगुलेशन है, उस बारे में कंप्लेंट की जा सकती है। सेबी में इशूअर्स के बारे में, यानी कि कंपनीज के बारे में, ब्रोकर्स के बारे में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के बारे में, डिपॉजिटरीज के बारे में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में, किसी भी इंटरमीडियरी के बारे में कंप्लेंट की जा सकती है जहां भी सेबी की रेगुलेशंस हैं। सेकेंडरी मार्केट्स को समझने के बाद अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 5 पे, यानी कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पे। जय हिंद।